नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं एक फेशियल पैरालिसिस के टाइप के बारे में, जिसके बारे में आपने कुछ महीनों पहले जरूर सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामसे हंट सिंड्रोम की। आपने जस्टिन बीबर का नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस हॉलीवुड के सिंगर है। इनके इंग्लिश गाने काफी फेमस है। इन्हें 4 महीने पहले ये रामसे हंट सिंड्रोम हुआ था, जिनमें उनका राइट साइड का जो फेस था वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। वो उस साइड की पलक भी नहीं झपका पा रहे थे और हंस भी नहीं पा रहे थे, ठीक तरह से बोल भी नहीं पा रहे थे। इसके वीडियो सोशल मीडिया पे हमें वायरल देखने को मिले थे। तो ऐसे में कई लोगों को ये था कि रामसे हंट सिंड्रोम आखिर होता क्या है और साथ ही साथ क्या होम्योपैथी इसमें मदद कर सकती है। तो आज इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानेंगे और पूरी तरह से जानेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण है, कहाँ हमें इसका अफेक्शन देखने को मिलता है और साथ ही साथ कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो ऐसी कंडीशन में हमें मदद कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर दें। दोस्तों, हमारा वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव होम्योपैथी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस में रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं रामसे हंट सिंड्रोम की, जिसमें जस्टिन बीबर का एक साइड का राइट साइड का फेस पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। राइट साइड का फेशियल पैरालिसिस की वजह से वो उस साइड की पलक भी नहीं झपक पा रहे थे और इसी के साथ में वो हंस भी नहीं पा रहे थे। आप वीडियो अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म्स में दिख जाएगा। अगर पॉसिबल हुआ मुझसे तो मैं यहाँ पे भी एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा विंडो में, तो उसमें आप देख पाओगे कि किस तरह से उनकी हालत हो गई थी। इतने बड़े सिंगर की ऐसी हालत हो गई थी। तो ये होता क्यों है? ये होता है एक्चुअली चिकन पॉक्स नामक बीमारी के बाद में। अब आप कहोगे चिकन पॉक्स तो हमें बचपन में होती हुई एक मामूली सी बुखार की तकलीफ है जो बच्चों के अंदर हमें अक्सर देखने को मिलती है। तो ठीक उसी चिकन पॉक्स की वजह से हमें रामसे हंट सिंड्रोम होता हुआ देखने को मिलता है। अब कैसा होता है, बचपन में हमें चिकन पॉक्स हो जाता है, हम उसकी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, बच्चे ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो वायरस शरीर में रह जाता है, पूरी तरह से निकलता नहीं है। ऐसे में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी उम्र बढ़ जाती है, तब ये वायरस फिर से एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद में वो नर्व को, खासकर फेशियल नर्व को जब अटैक करता है तो हमको रामसे हंट सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब इसका इंसिडेंस बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही रेयरली हमें ये बीमारी देखने को मिलती है। कितनी रेयर है? तो लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन में सिर्फ 5 लोगों के अंदर हमें ये इंसिडेंस इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो काफी रेयर है, लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार इससे लोग घबरा जाते हैं। अब जो वायरस है जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होती हुई देखने को मिलती है, उस वायरस का नाम है वैरिसिला जोस्टर। एक बहुत ही रेयर वायरस है, लेकिन यही वो वायरस है जिसकी वजह से हमें स्मॉल पॉक्स की तकलीफ भी बच्चों के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। और यही वायरस शरीर में रह जाने के बाद में फेशियल नर्व को अटैक करता है, जिसकी वजह से हमको रामसे हंट सिंड्रोम या फिर राइट साइड का चेहरे का पैरालिसिस देखने को मिलता है। अब लक्षण इसके क्या है? तो यूजुअली जो रामसे हंट सिंड्रोम के पेशेंट है वो हमको बड़े एज में देखने को मिलता है, प्रौढ़ावस्था में देखने को मिलता है। बच्चों के अंदर बहुत ही रेयरली हमको रामसे हंट सिंड्रोम देखने को मिलता है। लेकिन लक्षण के तौर पे हमको लाल कलर के चट्टे अक्सर देखने को मिलते हैं हमारे गाल पे, या फिर खासकर हमारे कान के रीजन में हमको ये लाल चट्टे अक्सर देखने को मिलता है। साथ ही साथ वहां पे पैरालिसिस हमें चेहरे के ऊपर आता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा पेशेंट को चक्कर और कई बार तो वहां पे सेंसेशन का लॉस हमें देखने को मिलता है। वहां पे वो पेशेंट कुछ फील नहीं कर पाता है। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका डायग्नोसिस किस तरह करते हैं? तो मेनली जो इसका डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल बेसिस पे होता है। जो हमारा पेशेंट क्लिनिक के अंदर आता है उसके जो लक्षण होते हैं उसी के ऊपर हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? तो एमआरआई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि फेशियल नर्व में और कोई गड़बड़ी तो नहीं है जिसकी वजह से ये तकलीफ पेशेंट के अंदर हो रही है। इसके अलावा हम लंबार पंक्चर टेस्ट कर सकते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को वहां पे हम जांच कर सकते हैं, जिसमें हमको और कोई बीमारियों को रूल आउट करने में मदद होती है। साथ ही साथ जो चेहरे के ऊपर लाल रैश आती है, उसके अंदर जो फोड़े हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं, उनके फ्लूइड को हम एग्जामिन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम इस वायरस को देख सकते हैं और हमारा डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है।
अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में मैं बता देना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कि ये जब भी तकलीफ होती हो तो तुरंत इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। अगर हम ट्रीटमेंट अर्ली शुरू कर देते हैं तो रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कई बार लोग लेट कर देते हैं, 72 घंटों के बाद में यदि ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो कई बार हमको इसके दुष्परिणाम या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे हुए देखने को मिलते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस भाई क्या क्या रह जाते हैं यदि इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सेंसरी जो लॉस होता है वो परसिस्टेंट रह सकता है। उस हिस्से में जहां पे ये हुआ है उस हिस्से में हमको कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया जिसे हम कहते हैं कि वो तो ठीक हो गया है, जो लाल चट्टे थे वो ठीक हो गए, कमजोरी भी चली गई चेहरे की, लेकिन वो जो नस है उसके अंदर दर्द रह जाता है, जिससे कई बार पेशेंट के अंदर हमें तीव्र दर्द का एहसास देखने को मिलता है और ऐसे में पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दो और कॉम्प्लिकेशंस रेयरली हमें देखने को मिलते हैं। एक है सुनने की क्षमता चल जाना, हियरिंग लॉस हमें देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि कॉर्निया के ऊपर कई बार एब्रेजन्स हो जाते हैं और उसकी वजह से कई बार साइट या भी चली जाती है, यानी ब्लाइंडनेस भी हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती है। बहुत ही रेयरली ये कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। तो अब होम्योपैथी में वो कौन सी दवाई है जो ये कंडीशन में हम यूजुअली देते हैं, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है कैडमियम सल्फ का। एक बहुत ही अच्छी दवा है जो इस तरह के सिम्टम्स में हम दे सकते हैं जहां पे चेहरे के अंदर एक साइड का पैरालिसिस है, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि चेहरे के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पेशेंट को महसूस होती है। जहां पे पैरालिसिस होता है, पेशेंट आग के सामने भी बैठ जाए तो भी चेहरा गर्म नहीं होता है, उसे ठंडा वहां लगते रहता है। इसके अलावा चेहरा जो होता है वो काफी अकड़ सा जाता है और साथ ही साथ जो दूसरा नॉर्मल एरिया होता है चेहरे का जहां पे पैरालिसिस नहीं होता है वहां पे ट्विचिंग्स हमें देखने को मिलती है, मसल्स की मूवमेंट हमें वहां देखने को मिलती है। तो ये लक्षण यदि आपको देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पे कैडमियम सल्फ 30 यह दवा देने से पेशेंट को 1-2 महीने तक अगर देंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमें रिकवरी होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा एगेरिकस नाम की एक और होम्योपैथिक दवा है जो ऐसी कंडीशंस में हम देते हैं। एगेरिकस के अंदर भी हमको बहुत ज्यादा स्टिफनेस देखने को मिलती है। पेशेंट यूजुअली जो एगेरिकस के होते हैं वो ओल्ड एज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े से पेशेंट होते हैं। अक्सर ये वो पेशेंट होते हैं जो कुछ बहुत ज्यादा अब्यूज कर लेते हैं दारू जैसी चीजों का। ऐसी चीजों का सेवन करने के बाद में ओल्ड एज में जब उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तब ये वायरस फिर से एक्टिवेट हो जाता है और फिर फेशियल पैरालिसिस हमें ऐसे लोगों के अंदर यदि देखने को मिलता है तो हमको एगेरिकस मस्करिस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 30 पोटेंसी में ये भी दवा हम कंटिन्यूअसली 1.5-2 महीने तक पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉस्टिकम नाम की एक और दवा आती है, कई लोगों ने इसका नाम सुना है। बहुत पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बहुत सी कंडीशंस के अंदर हम इस दवा को यूज करते हैं। कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है उसके अंदर फेशियल पैरालिसिस यूजुअली ठंडी के दिनों में या फिर ठंडी में गीला होने के बाद में हमें देखने को मिलता है। एक साइड का वीकनेस हमें देखने को मिलता है। स्पेशली कॉस्टिकम के अंदर हमको लेफ्ट साइड का वीकनेस ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राइट साइड के वीकनेस में काम नहीं करेंगी। यदि लक्षण मैच करता है तो राइट साइड के वीकनेस में भी ये दवा काम करती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कॉस्टिकम के अंदर जो पैरालिसिस जो होता है या जो वीकनेस है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। अचानक से चेहरा वीक नहीं होता है, धीरे धीरे उसकी जो वीकनेस है बढ़ते चले जाती है। तो ये लक्षण हमें कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलते हैं और हिस्ट्री लेने के बाद में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट को किसी न किसी चीज की मलाल होता है, ग्रीफ होता है और उसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन हमें पेशेंट के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कॉस्टिकम 30 1.5-2 महीने तक देने के बाद में हमें पेशेंट के अंदर लक्षणों में सुधार देखने को मिलता है। अब जो लास्ट मेडिसिन है जो बहुत अच्छी तरह से काम करती है वो है नक्स भूमिका। एक्यूट केसेस के अंदर सडन पैरालिसिस यदि आ जाता है चेहरे के अंदर, यदि वीकनेस आ जाता है तो नक्स भूमिका बहुत अच्छी तरह से काम करती है। यूजुअली नक्स भूमिका भी लेफ्ट साइड के चेहरे के ऊपर काम करती है। लेफ्ट साइड का यदि पैरालिसिस होता है तो वहां पे हमें ज्यादा इंडिकेटेड देखने को मिलती है। और ऑब्वियसली नक्स भूमिका जो दवा है ये डिबाउचर्स के अंदर हमें ज्यादा यूज होती हुई देखने को मिलती है। डिबाउचर्स यानी जो लेट खाना खाते हैं, लेट रात को सोते हैं, बहुत ज्यादा शराब जैसी चीजों का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर यदि पैरालिसिस आता है तो नक्स भूमिका हम जरूर दे सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें नक्स भूमिका के भी देखने को मिलते हैं। तो नक्स भूमिका भी 30 पोटेंसी में हमें देना चाहिए और कंटिन्यूअसली यदि हम 4-6 महीने तक देते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नक्स भूमिका के देखने को मिलते हैं।
इस